मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे भारत और अमेरिका में अभी-अभी सहयोग के क्षेत्रों में जो सहमति बनी है, उस पर बात करने जा रहा हूँ और हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं, उनके जो कदम हैं, वे और आगे बढ़ने की ओर दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इससे पहले वे फ्रांस की यात्रा पर थे। वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्मेलन में उन्होंने सह अध्यक्षता की थी और फिर वो अमेरिका गए। अमेरिका में उनका जाना सच पूछे तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम था और जब तक कोई राष्ट्र इनवाइट नहीं करता है तब तक तो आप जा नहीं सकते। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने इनवाइट किया था, सवाल ये है कि ट्रंप साहब ने इनवाइट किया था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में आप निश्चित तौर पर विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। आप देख रहे हैं वो किस किस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम बिल्कुल साहब पनामा नहर पर अधिकार करेंगे, कनाडा को कह रहे हैं कि तुम अमेरिका में आकर के मिल जाओ, फिर वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में ले लेंगे, फिर कह रहे हैं कि हम जो हमास वाला गाजा पट्टी का एरिया है वहाँ पर्यटन केंद्र बनाएंगे। क्या क्या बातें कह रहे हैं, सीधे सीधे वो धमकी दे रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से उनके देश में जो अप्रवासी जो निवास कर रहे हैं अवैध तरीके से, उनको वो भेज रहे हैं और सच पूछिए तो कहीं ना कहीं अमानवीय तरीके से भेज रहे हैं। जैसे कि 2 विमानों में हमारे भारतीय भारत में भेजे गए हैं और फिर जो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो उनके सामानों पर शुल्क लगाता है हम उनके सामानों पर शुल्क लगाएंगे, और सीधे सीधे उसमें उन्होंने भारत का नाम लिया और भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला, यानी कि भारत जो सामान आयात करता है उन पर टैक्स लगाने वाला देश कहा। इसका मतलब है कि पृष्ठभूमि तो बहुत बेहतर नहीं थी दोनों देशों के बीच बातचीत करने की। हमारे जो भारतीय हैं उन्हें अमानवीय तरीके से हमारे देश में भेज रहे हैं। टैक्स के बारे में आपने पहले ही ऐलान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के साथ हमारे प्रधानमंत्री की जो बातचीत हो रही थी, पूरी दुनिया उसे बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रही थी कि भैया ट्रंप महोदय करते क्या हैं, कहते क्या हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि अब दुनिया आश्चर्यचकित है कि इन दोनों देशों के नेताओं के बीच इतनी सहृदयता के साथ बातचीत कैसे हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप साहब की प्रशंसा कर रहे हैं और ट्रंप साहब, जो सबसे बड़ी बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ नेताओं की प्रशंसा की बात नहीं है, यहाँ राष्ट्रों की प्रशंसा की बात है। आप देखिए कि मोदी जी ने कितनी अच्छी बात कही। ट्रंप साहब का नारा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मोदी साहब ने इसका समर्थन किया क्योंकि हम भी तो यही कर रहे हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर के मेगा बनेंगे, एक बहुत बड़ा बनेंगे कुछ, यानी कि अगर दोनों देश मित्रता के रूप में करीब आ जाए, एक दूसरे का सहयोग बढ़ा दें, तो सीधी सी बात है कि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ही अच्छे वातावरण में दोनों देशों की बातचीत हुई। इस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं, जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं केवल उन्हें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, सच पूछिए तो, कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इसी तरीके से की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वैसे तो बहुत से क्षेत्रों में बात हुई है, सहमति भी बनी है, लेकिन सवाल यह है कि उनमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, और वो भी सीक्वेंस से कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के दिमाग में हर घटना के बारे में, हर बातचीत के बारे में सीक्वेंस होनी चाहिए, प्राथमिकताएं होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में भी यही बातें देखी जाती हैं कि आपने जो 5 कारण गिनाए हैं या 5 आपने जो परिणाम बताए हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं है। और यदि वो सबसे महत्वपूर्ण आपने बताए भी हैं,
तो उनकी सीक्वेंसिंग ठीक है कि नहीं है, उनका क्रम ठीक है कि नहीं है। आपने रोटी कपड़ा और मकान लिखा है, या मकान रोटी और कपड़ा लिखा है, या पता लगा कि आपने कपड़ा मकान और रोटी लिख लिया है। यानी कि रोटी जो सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी में होती है, उसे आप बिल्कुल नीचे ले गए। तो बातें तो आपने सही कही हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कही हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर अगर मैं 4 क्षेत्रों को चुनूं, तो पहले मैं उनके सीक्वेंस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इनफैक्ट सच पूछिए तो मैं अपनी इन बातों के माध्यम से आप में वो क्षमता पैदा करने की कोशिश करता हूं, आपको वह दृष्टि देने की कोशिश करता हूं कि आप मेंस की तैयारी भी परफेक्ट तरीके से कर सकें। तो देखिए, जो सबसे बड़ी सहमति बनी है वह व्यापार पर बनी है। जो दूसरी सबसे बड़ी सहमति है वो परमाणु पर बनी है, परमाणु ऊर्जा पर बनी है। जो तीसरी सहमति है वो सुरक्षा सहयोग पर है, और जो चौथी है वो तकनीक पर है। और तकनीक में भी अगर आप प्रायोरिटी को देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल की खोज और उसके उपयोग पर जो एक स्वतंत्र मिशन के स्थापना किए जाने की बात की गई है वह है। तो आइए अब इन्हें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा आंकड़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार, सबसे ज़्यादा डर तो इसी बात में लग रहा था, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम बिल्कुल अब भारत से जो सामान आयात होता है उस पर हम हाई टैक्स लगाएंगे, क्योंकि भारत भी ऐसा करता है। हमारे यहाँ से जो सामान भारत लेता है उस पर हाई टैक्स लगाता है, वो हम भी करेंगे। और अमेरिका की दृष्टि से अगर आप सोचें तो देखिए वो गलत नहीं है, क्योंकि अमेरिका और भारत का जो व्यापार है वो हमारे पक्ष में है। अमेरिका घाटे में चलता है। लगभग 35 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका को भारत के व्यापार घाटे के रूप में उठाना पड़ रहा है 2023-24 में। तो उसको तो भाई सोचने का तो हक है ना कि हम कैसे अपने व्यापार घाटा को कम करें। हम भी तो अपने व्यापार घाटा को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम जो निर्यात करते हैं उस निर्यात का 16% सिर्फ अमेरिका खरीदता है। सोच करके देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तो है ही, और साथ ही साथ सबसे बड़ा आयातक भी है हमारे सामान का। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अब आप देखिए कि सहमति किस बात पर बन रही है। सहमति ये बन रही है कि 2030 तक 500 अरब डॉलर तक इस व्यापार को पहुंचा दिया जाएगा। चलिए 500 अरब डॉलर ठीक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी यह व्यापार 130 अरब डॉलर का है। यानी कि 130 अरब डॉलर के व्यापार को आप आने वाले 5-6 सालों में 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये कैसे होगा? टैक्स युद्ध से तो नहीं होगा, कहीं न कहीं सहमति के बिंदु से होगा, संतुलन के बिंदु से होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये छोटी मोटी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि जो ट्रेड डील होंगे, जो इस तरह की व्यापारिक व्यवस्थाएं होंगी, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो है परमाणु सहमति पर, परमाणु ऊर्जा। आपको मालूम है कि इस बजट में बाकायदे हमने अपने परमाणु क्षेत्र में छोटे छोटे रिएक्टर लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कर लिया है। छोटे छोटे रिएक्टर लगाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में गए थे, तो फ्रांस के साथ भी यह समझौता हुआ। फ्रांस ने भी कहा है कि हाँ, हम इसमें आपको तकनीकी मदद देंगे। अमेरिका ने भी ऐसा कहा है। अमेरिका ने भी कहा है कि जो अमेरिकी डिजाइन वाले जो परमाणु रिएक्टर हैं उनके निर्माण को सुविधाजनक बनाने की दिशा में अमेरिका सहयोग करेगा। यानी कि हम 2070 तक जो नेट जीरो का टारगेट रखे हुए हैं उसे प्राप्त करने में आप जानते हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसमें भी अब अमेरिका हमारे साथ सहयोग करेगा। यहाँ मैं प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 16 साल पहले 2009 में भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐतिहासिक, जी हाँ, ये हिस्टोरिकल समझौता था, असैन्य परमाणु समझौता। यानी कि अमेरिका हमें परमाणु के बारे में तभी तक मदद करेगा जब तक कि वह सैन्य पर्पज के लिए नहीं होगा। असैन्य यानी कि ऊर्जा के रूप में आप उसको काम में ले सकते हैं, अपने विकास के लिए ले सकते हैं, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए नहीं। तो इसको बेस बना करके अब अमेरिका ने कहा है कि नहीं, हम आपको छोटे रिएक्टर के जो परमाणु सेंटर बनाने हैं उसमें हम मदद करेंगे। जो हमारे यहाँ के जो डिज़ाइन हैं,
कैसे वो भारत में काम करेंगे, कैसे आप आसानी से उसे लगा सकेंगे, इसके बारे में हम सहयोग करेंगे। ये दूसरी बहुत बड़ी सफलता है। दोस्तों, जो तीसरी है वो सुरक्षा को लेकर के है। अमेरिका भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देगा जिसका नाम है F-35, और ये जो F-35 विमान है ये सबसे ज़्यादा घातक माने जाते हैं। यहाँ तक कि वो समुद्री निगरानी के लिए और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान भी हमें प्रदान करेगा जिसका नाम है P-8I। P-8I, ये दोनों आप याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि ये भारत कहाँ से खरीदने वाला है। F-35 जो यूं कह लीजिए कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, और P-8I ये लंबी दूरी की समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। सुरक्षा के क्षेत्र में ये सहयोग के बारे में समझौता हुआ है। दूसरों, तकनीकी के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, दोनों देश मिलकर उनकी खोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है, और इसके लिए बाकायदे एक स्वतंत्र मिशन की स्थापना की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तकनीकी का क्षेत्र केवल यहीं तक सीमित नहीं है। दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में काम करेंगे। जो सेमीकंडक्टर है, जो डेटा केंद्र है, जो क्वांटम का क्षेत्र है, इनमें दोनों आपस में सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी की यह जो यात्रा रही है वो सच में कितनी अधिक सफल यात्रा रही है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।